वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज यह पढ़ने जा रहे हैं और उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 12वां है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू यह हमारी भारतीय संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन कर रहे हैं। उसमें हमने 2 महाकाव्यों का वर्णन पढ़ा था। कौन से 2 महाकाव्य थे वे? रामायण और महाभारत। और उसके साथ साथ हमने महाभारत का ही छोटा अंश भगवत गीता, जो पूरे 700 काव्यों का एक छोटी पुस्तक के रूप में हमने उसका वर्णन पढ़ा था। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं ये पढ़ते हैं हम पाठ के द्वारा। हमने इसके पहले भागों में देखा है कि लेखक ने जो लेसन लिखा है वह बहुत लंबा है। इसको अलग अलग टॉपिक के साथ लेखक ने उसको शीर्षक देकर उसका वर्णन किया है। तो आज के इस परिच्छेद का टॉपिक होगा हमारा प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, कि किस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन किस प्रकार था, उसका कर्म अर्थात वो किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसका वर्णन इन परिच्छेदों में लेखक ने करवाया है। लेखक कहते हैं कि बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। तो देखो, बुद्ध के जो समय है उसका पहले का वर्णन, उसके समय के पहले का जो समय का वर्णन समाज का कैसे था, इसका वर्णन हमें जातक कथाओं में अर्थात पुरानी या प्राचीन कथाओं में मिलते हैं। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। तो ये जो जातक कथाओं में जो वर्तमान रूप का वर्णन किया गया है वह बुद्ध के समय के बाद का वर्णन है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियां, कौन सी 2 प्रधान जातियां? द्रविड़ और आर्य। यह हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो भारत की 2 प्रधान जातियां थी द्रविड़ और आर्य, उनका अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, हर समाज का अलग अलग विशेषता होती है कि उसकी शासन काल की पद्धति भी अलग अलग होती है। आज हम देखते हैं कि हमारा जो स्वतंत्र भारत का जो शासन व्यवस्था है वह किस प्रकार है कि लोक प्रधान है, जनता प्रधान है, कि जनता क्या करती है, अपने राजा का चुनाव करते हैं। लेकिन एक काल ऐसा था कि जो शासक वर्ग रहते थे या राजा लोग रहते थे, उनका जो किसी गांव पर या किसी देश पर जो अधिकार रहता था वो शासन करते थे, तो वो वंश परंपरा के अनुसार होता था। लेकिन देखो, अब जातक वर्णन के अनुसार, जातक कथाओं के वर्णन के अनुसार उस समय का जो शासन व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी कि उस समय पुरोहित या ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, यह 3 जो जातियां थी वह शासक अर्थात शासन के रूप में प्रतिनिधित्व करती थी। तो उस समय का जो समाज व्यवस्था थी उसमें पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग वह उस समाज के प्रमुख प्रतिनिधित्व माने जाते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, अर्थात वह शासन के प्रमुख थे। गांव के, शहरों के वह प्रमुख माने जाते थे। अब देखिए, यहाँ पर जो लेखक ने जो परिच्छेद में वर्णन किया है यह सर्वसामान्य उस समय के गांव का वर्णन है। और अगर हम देखेंगे, अगर आपको प्रश्न पूछे सकते हैं कि उस समय के समाज या ग्राम का वर्णन किस प्रकार लेखक ने किया है, गांव का वर्ण व्यवस्था, शासन व्यवस्था किस प्रकार
चालू रहता था या किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इस संदर्भ में अगर आपको प्रश्न पूछे तो आप यह परिच्छेद को लिख सकते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। अब देखो, हमने देखा है कि इतिहास में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारी जो शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, कि अगर हमें एक राज्य को चलाना है तो उसमें जो छोटे छोटे गांव रहते थे, अगर देखिए, अगर हम समझते हैं कि ये छोटे छोटे गांव मिलकर अलग अलग ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांवों को मिलाकर अलग शासन व्यवस्था रहती थी। लेकिन ये जो गांव रहते थे अलग अलग, वह उनकी जो शासन व्यवस्था रहती थी वह अपने आप में स्वतंत्र रहते थे, कि इस गांव का कारभार या राज्य व्यवस्था में अलग रहता था दूसरे गांव के शासन व्यवस्था से। तो हर गांव शासन व्यवस्था में स्वतंत्र रहता था। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। लगान को हम क्या कहेंगे? टैक्स। कि देखो, आज भी हम टैक्स देते हैं, हर चीज को हमें टैक्स देना ही पड़ता है। हमारी शासन व्यवस्था, हमारी सरकार हमसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते हैं। तो उस समय भी आम जनता को लगान अर्थात टैक्स के रूप में लगान देना पड़ता था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर, अब देखो ये जमीन पर लगाया जाने वाला कर था, फिर उत्पादन में भी कर लगाया जाता था। अब जमीन पर या उत्पादन पर कर कैसे लगाया जाता था? कि जिस जमीन पर किसान लोग क्या करते थे? खेती करते थे। अब उस गांव का जो मुखिया रहता था या जो प्रमुख रहता था, वो उसके अंडर में आने के कारण जमीन पूरी उसकी हो जाती थी। और उस जमीन पर भले ही अलग अलग किसान खेती करते थे, लेकिन वह जमीन उस प्रमुख शासक के होने की वजह से उसे उस जमीन पर खेती जो भी उत्पादन निकलता था, उस उत्पादन के अनुसार उसका छठा हिस्सा लगान के रूप में या कर के रूप में या टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। अब देखो, हम क्या करते हैं, अगर हमें सर्विस करते हैं तो हर महीने का हमारा टैक्स उसमें से कट जाता है। या हर चीज अगर हम लेते हैं, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पर हमें हर समय टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उस समय कैसा होता था कि हर दिन, हर रोज या हर हफ्ते, हर महीने में नहीं लिया जाता था। तो जिस प्रकार उत्पादन निकलता था, पैदावार होता था, कि किसान क्या करते थे, उस समय का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती थी। तो खेती क्या, आज खेती करो, दूसरे दिन उसका उत्पन्न निकलता है? नहीं। तो कुछ लंबे समय तक 6 महीने का, 4 महीने का कालावधि रहता था। तो जिस प्रकार उत्पन्न निकलता था उस समय उसे उसका जैसे उत्पन्न निकलता था, पैदा अनाज आता था, तो उसके हिसाब से उनको लगान या टैक्स देना पड़ता था। हर कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। तो हर बार जितना भी उपज होता था, उसका जितना भी आमदनी लोगों को, किसानों को आती थी, उसका छठवां हिस्सा कम से कम उसके लगभग उनको उस शासक को देना पड़ता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। तो उस समय की जो गांव की जो सभ्यता थी वह खेती प्रधान या कृषि प्रधान मानी जाती है। इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदाय से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। तो देखो, इस प्रकार उस समय का ग्राम व्यवस्था थी कि क्या करती थी, उनको कर देना, लगान देना पड़ता था। उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि प्रधान था। उसके साथ साथ उनको छोटे छोटे ग्राम समुदाय में बनाए जाते थे। तो एक एक ग्राम समुदाय में 10-10 या 100-100 के समूहों में बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार उस समय का शासन व्यवस्था थी। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। तो देखो, वहां पर अलग अलग बस्तियां, अलग अलग गांव, अलग अलग स्वतंत्र रूप में रहते थे और उनकी स्वतंत्रता से अपना एक कारोबार चालू रहता था। इस तरह एक गांव एक बड़े का होता था। तो देखो, जो अलग अलग गांव रहते थे उसमें अगर
10 से लेकर 100 लोगों का एक गांव बनता था। तो एक गांव बढ़ई का, एक गांव लोहार का, एक गांव फिर सिर्फ किसानों का, या मतलब अन्य अन्य जो व्यवसाय रहते थे वह एक ही गांव में होते थे। तो पूरे एक गांव में वह व्यवसाय एक ही गांव में होता था। तो इस प्रकार अब देखते हैं हम बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं कि उस गांव को उस व्यवसाय के अनुसार नाम भी दे देते थे। अभी भी हम देखते कि गांव में जाते हैं तो उस व्यवसाय का जो या उस गांव की जो विशेषता होती है उसके अनुसार उस गांव का नाम पड़ता है। तो उस समय में अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए अलग अलग छोटे छोटे गांव होते थे। तो इस प्रकार एक गांव बढ़ई का था, एक गांव लोहारों का था, और इस तरह पेशों के लोगों के गांव थे। तो अलग अलग व्यवसाय करने वालों के अलग अलग गांव रहते थे। एक खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास रहते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों का पूरा करने का सामान मिल जाता था। तो उस समय ज्यादा करके पैसे या रुपए नहीं थे, तो क्या करते थे लोग आपस में इस प्रकार के वस्तुओं का आपस में लेन देन करके व्यवहार करते थे। तो बढ़ई क्या करता था, लोहार से कुछ वस्तु लेते था तो अब उसके पास से जो सामान बनता था वो उसको आमदनी के रूप में दे देता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उस वसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से ही जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ। तो इस प्रकार देखो जाति प्रथा का किस प्रकार से विस्तार हुआ था और उनमें एक प्रकार की संगठन की भावना थी। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भी भरे हुए। तो देखो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं कि सागरी यात्रा जो होती थी वह कहाँ से कहाँ तक थी। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोज के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार मध्य एशिया तक कारवा जाया करते थे। भड़ोज से जहाज बेबीलोन बावेरू के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। उस समय बहुत देखते हैं कि हमने नदियों का वर्णन पढ़ा था। तो ज्यादा करके ये जो समुद्र मार्ग या बंदरगाह के थे वो नदियों के मार्गों से ही होते थे। जातकों के अनुसार बड़े बनारस, पटना, चंपा, भागलपुर और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। तो आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि समुद्री यात्रा कहाँ से कहाँ तक करते थे। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। तो देखो यहाँ पर लेखन कला का वर्णन किया है कि और ये लिखने की कला बहुत पुरानी मानते हैं लेखक। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। तो देखो हमने देखा था कि अलग अलग युग में जो विकास हुआ उसका वर्णन हमने पढ़ा और उस जिस युग में जो विकास हुआ उसका उस युग को नाम दिया गया। तो पाषाण युग पत्थर की जब शुरुआत हुई, पत्थर का जब खोज निकली तो उस युग को नाम दिया गया था पाषाण युग। तो पाषाण उस पत्थरों पर बहुत सारी अक्षर लिखावट मिले। तो लेखक कहते कि पाषाण युग के जो मिट्टी के बर्तन रहते थे उसमें ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिली है। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन देखो ब्राह्मी लिपि के अवशेष कहाँ कहाँ तक मिले। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर है कि पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि मिली है। फिर मोहनजोदड़ो के शिलालेखों पर भी ब्राह्मी लिपि के अंश मिले हैं। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का भी विकास हुआ। तो लेखक कहते हैं कि इस लिपि से ही ब्राह्मी लिपि से ही फिर आगे चलकर देवनागरी लिपि या जो अन्य लिपि है भारत की उसमें प्रगति हुई। अशोक के कुछ लेख में भी तो देखो अशोक के कुछ लेखों में भी ब्राह्मी लिपि के अंश मिले हैं। तो इस प्रकार हमें ब्राह्मी लिपि के अंश उस समय मिले थे। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। तो देखो यहाँ पर संस्कृत भाषा का वर्णन किया गया है और उसके जनक कौन माने जाते हैं? पाणिनि। वो कौन थे? प्रसिद्ध व्याकरणकार थे। उन्होंने अपने पहले के व्याकरणों का उल्लेख भी किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी।
पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों अर्थात अलग अलग भाषा के जो व्याकरणकार होते हैं उन्हें कहा जाता है व्याकरणों, तो उन्होंने भी उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का भी उल्लेख किया है। इससे संकेत क्या मिलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत में यूनान और भारत के बीच किसी न किसी तरह संपर्क हो चुका था। फिर आगे लेखक के वर्णन करते हैं कि औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी। तो देखो उस समय, आज हम देखते हैं कि आधुनिकरण में हम देखते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर लिए, लेकिन उस समय भी बहुत वैज्ञानिक खोजें निकली थी। अब औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें, अस्पताल भी उस समय थी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। तो लेखक कहते कि उस समय उन्होंने सुना था कि औषध विज्ञान के जो जनक है वो कौन, किसे माना गया है, धन्वंतरी को। किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन के शुरू की सदियों में लिखी गई है और इनमें औषधि पर चरक की भी पुस्तकें मिलती है और फिर शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की भी। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताया गया है। तो इसे अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी विज्ञान प्रगतिशील था और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके बहुत सारे बीमारियां और उनके इलाजों के तरीके भी उस समय के जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने ढूंढ लिए थे। इनमें शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, फिर प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा के विषय बनाए गए हैं। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीरफाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है। तो देखो सुश्रुत ने भी अपने पुस्तक में शल्य क्रिया के औजार, जो ऑपरेशन के लिए जिन साहित्यों का प्रयोग किया जाता है उनका वर्णन उन्होंने अपने पुस्तक में किया था। साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घावों के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। तो देखो उस समय भी जो घाव होते थे उनमें जो कीटाणु होते थे, जीवाणु होते थे, उनको अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक जो भी रहते थे उसका प्रयोग करके धुआं बनाए जाते थे और उन जीवाणुओं को मारने का तरीका उस समय भी प्रयोग किया जाता था। ईसा पूर्व 3री-4वीं सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाते थे। तो देखो उस समय में भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जानवरों के अभी अस्पताल थे। महाकाव्य के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है कि देखो हमने जो महाकाव्य पढ़े तो उसमें एक प्रकार जो महाकाव्य में जितने भी पात्र रहते थे वह हमेशा कहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वनों में, गुरु के आश्रम में, और आश्रम हमेशा कहाँ पर रहते थे, वनों में। तो इस प्रकार विश्वविद्यालय का भी जिक्र वनों में ही किया गया है। एक कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल होते थे जिसमें सैनिक प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। मतलब उस समय में भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि फिर वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताए। तो देखो
शिक्षा के लिए कि उस समय में इस उम्र में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और फिर उस ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उनको फिर से आश्रम से घर भेजकर गृहस्थ आश्रम अर्थात उनकी शादी की जाती है। फिर उस समय उनका शादी का गृहस्थ आश्रम उनका कर्तव्य पालन करना है, और एक जिस समाज में रहते हैं उसका नागरिक जीवन का भी कर्तव्य पालन करना है। इस प्रकार की शिक्षा उस समय उनको दी जाती थी। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट अर्थात ग्रुप रहते थे। गो कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या उसे तक्षशिला नाम से भी जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का भारत के दूर के हिस्सों से लोग तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी कि उस समय देखो तक्षशिला में जो लोग या जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन हो गया है वह बहुत सम्मान की और विशेष योग्य की बात मानी जाती थी। जो लोग चिकित्सक यहाँ से आयुर्विज्ञान का विद्यालय पढ़कर निकलते थे उनकी बहुत बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए ऐसे ही एक मशहूर चिकित्सक बुलाते थे जो तक्षशिला का स्थानक था। मतलब तक्षशिला में जो लोग पढ़ते थे उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहीं पर शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बना था। देखो तक्षशिला का विशेष महत्व क्या था कि बुद्ध से पहले वह ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था और उसके बाद बौद्ध ज्ञान का केंद्र बना था कि बौद्ध ने अपने सारे भक्तों को, अपने सारे शिष्यों को वहां पर ज्ञान ग्रहण करने का केंद्र बनाया हुआ था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। तो देखो उस समय के लोगों की क्या विशेषताएं थे कि वह खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, परंपराओं पर उन्हें अपनी परंपराओं पर बहुत गर्व था। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्य को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत को लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। तो इस प्रकार उस समय के लोक जीवन के या लोगों की क्या विशेषताएं थी, इसका प्रश्न का उत्तर आप इस परिच्छेद से लिख सकते हो। तो इस प्रकार इन परिच्छेदों से हमें पता चला कि उस समय भी औषध विज्ञान के द्वारा कि किस प्रकार इलाज किया जाते थे, बहुत सारे रोगों का उपाय किया जाते थे। एक विशेष प्रकार की शिक्षण कला वहां पर उपलब्ध थी। फिर हमने देखा कि तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय का वर्णन उस समय के द्वारा हमने पढ़ा। तो यहाँ तक हमने यह परिच्छेद पढ़ लिया है। आगे लेखक हमें और कौन सी सभ्यता की विशेषता बताते हैं यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।